कम बैक। अभी हम लोग वी आर डिस्कसिंग ऑन द न्यू methodology, new strategy for 2024. Now we are considering in the light of final selection कि how will you get final selection in anywhere, either IAS or PCS or anywhere. The things which is decisive is just circle number 3, either in your personal life, either in your examination life, either in your student life. है कि नहीं? अगर आप स्कूल में भी टॉप 10% में थे तो यू आर इन द सर्किल नंबर 3. अगर आप टॉप 10% में थे, टॉप 10 में थे, इट मीन्स योर पोजीशन इज प्लेस्ड इन सर्किल नंबर 3. और दुनिया में बात करें तो देर इज ओनली 95-97% ऑफ पीपल हु इज एंड हु आर एलूफ फ्रॉम द क्राउड. बाकी जो 3% are aloof of the crowd and 97% are in the same ghetto, same circle. So this is very pertinent to know why this is happening. This is 97% and within it there is only 3%. अब दुनिया का 80% resources are being taken care या exploited by the 20% people. And rest of the 20% is enjoying by 80%. So this is the differentiation right from your birth to schooling to naukri chakri or any other activity. So by pulling you in circle number 3, I always put some question on the WhatsApp group, and the question is given yesterday or day before yesterday, that is future ready. What is future ready? Future ready means any organization should think their research and development activities so that their profit margin, their survival to be retained, to be maintained, to be sustained. यानी आपको अपने गतिविधियों को चलाने के लिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आईएएस एस्पिरेंट है, तो आपको क्या करना है कि आपको वो सब तौर तरीके ढूंढने हैं, रिसर्च करने हैं, जानने हैं, समझने हैं, जिससे कि आप सस्टेन कर सकें मार्केट में. यू कैन नॉट बी डिफीट, यू विल नॉट बी डिफीटेड बाई एनीबडी एल्स. ठीक है ना? एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड यू विल हैव टू अचीव द selection. यही है ना? तो फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू मेक updates along with the others activities, and you will have to add the new things, innovative things, fundamental things, your thought process things, so that you could get succeed. This is called future ready. ये आपके संदर्भ में हमने समझाया, but this concept is usually normally used in the organization of any company or any production unit or any other सर्विस सेक्टर यूनिट. ठीक है ना? बट एग्जाम्पल हमने आपको आपके वाला दे दिया सो दैट यू शुड गेट इजीली एक्वेंटेड. फ्यूचर रेडी समझ गए ना? ऐसे लगता है कि क्या चीज़ है, समझ में नहीं आएगा. कहेगा भविष्य के लिए तैयार रहो, क्या कहना चाह रहा है. तो दिस इज सर्किल नंबर 3. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा आसानी से समझ गए आप. बट द क्वेश्चन इज दैट कि वंस यू हैव ऑलरेडी नॉट लिसन, नॉट डिस्कस, not taught by anybody else, in that situations you will not track you on the right path. Your path will be derailed, deviate from the initial stage, and your whole answer will got spoiled. है कि नहीं? आपको फ्यूचर रेडी का मतलब वर्तमान भविष्य के लिए तैयार होना समझ गए, तब तो कहीं का कहीं चला जाएगा ना आंसर. इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट आंसर. Second is RFQ, RFP, LC and QCBS. RFQ, request for qualification, request for proposal, list cost, and QCBS, quality and cost based system.
ये आप सिर्फ इस शब्द को ध्यान रखिए, समझ गए? QCBS, LC, RFP, RFQ, इसका मीनिंग मत जानिए आप। ये ध्यान रखिए कि ये चारों शब्द जो है, ऑल द फोर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द टेंडरिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टेंडर होता है ना, कोई चीज काम कराना है तो सरकार निविदा निकालती है, अखबार में देखा होगा आप लोगों ने, लिखा रहता है ना निविदा सूचना, निविदा मीन्स टेंडर। तो आप ये शब्द खाली सुन लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की देयर इज नो नीड टू गो इनटू द डीप। दिस टर्मिनोलॉजी टू बी केप्ट इन योर माइंड दैट इट इज एसोसिएटेड विद द टेंडरिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म। बस इतना जान लीजिए कि ये टेंडर वेंडर निकलता है, निविदा अखबार में आपने देखा होगा। उसके बाद क्या है, हाउ वेस्ट टू एनर्जी कैन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेस्ट टू एनर्जी मतलब कूड़े को जला करके, आफ्टर बर्निंग द वेस्टेज, एनी वेस्ट विच शुड बी kept wastage as a waste, that should be burned, and after burning they will create heat, and after creating of heat you can use in any way, in any manner। हीटिंग करना है, पानी उबालना है, वो भी एक काम हो गया कि नहीं हो गया? गाँव में आपने देखा होगा कूड़ा लोग फूकते हैं ना घूरा पे, तो वही है वेस्ट टू एनर्जी, और कुछ नहीं है। तो आप गांव देहात में अगर हैं, रहने वाले हैं, तो आप बिहार उहार में देखे होंगे आपने घूरा फूकना, लोग कहते हैं ना, अरे घुरवा पे फूक दे, घुरवा डाल दे, वही है वेस्ट टू एनर्जी, और कुछ नहीं। अब आपको जीवन भर याद रहेगा। होता है ना, सब झाड़ू बहारू करके ले आके एक जगह पुआल के पास डाल देते हैं, शाम को आप आग लगा देते हैं और सब लोग बैठ के आराम से हीट आग तापते हैं, भूजा खाते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट से एनर्जी बदल गई। कितना आसान है, समझिए अब आप। और वैसे कितना टफ लग रहा था। इसलिए मैं आई एम ऑलवेज रिपीटिंग, आई हैव बीन ऑलवेज रिपीटिंग दैट योर प्रिपरेशन शुड बी एम्पायरिकल, व्यवहारिक होना चाहिए, सो दैट यू शुड फील, यू शुड गेट एक्वेंटेड अबाउट दैट टर्मिनोलॉजी विदाउट एनी हिच। क्लियर है? अब घूरा से याद रहेगा वेस्ट टू एनर्जी, जीवन भर नहीं भूलेंगे। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? द पावर व्हिच इज नॉट बीन इनलिस्टेड, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पावर। Just one line is mentioned that you will have to not to perform on this subject। ठीक है ना? आप कलेक्टर हैं तो आपकी नेगेटिव पावर हो गई कि आप जो है X, Y, Z, ABC ये 6 काम नहीं करेंगे विदाउट आस्किंग विद द कमिश्नर। ठीक है ना? बाकी सब करेंगे। तो मतलब कितना काम, हाउ मच वर्क यू विल डील, दैट इज द इनॉर्मस वर्क, इन थाउजेंड्स वर्क कैन बी enlisted, and despite of that it might be possible that some works could have been left, छूट गया होगा, है कि नहीं? तो इट इज़ बेटर कि डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपने कि मैं क्या क्या खाने में खाऊं। पूछते हैं ना लोग, जब जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब ये बताओ क्या क्या जो है खाना है। उन्होंने कहा कि सुनो, अचार, दही और मक्खन छोड़ के सब खाइए। तो डॉक्टर भाई बहुत चालू होता है, वो उसने कहा कि कितना बताऊं कि गोश्त भी खाना है, मछली भी खाना है, चावल रोटी सब्जी में ये सब। इट इज़ बेटर टू से कि सुन भाई, मछली मत खाना, दही मत खाना और दूध मत पीना, इसके अलावा जो करना करना, यही है ना? तो दैट इज नेगेटिव पावर। अब याद हो गया, ये कितना आसान है। जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं कि नेगेटिव पावर क्या होती है सरकारी अफसरों की। और वैसे ये समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे नेगेटिव पावर, यार कौन सी पावर होगी, क्योंकि मीनिंग कुछ और है। एक नया टर्म अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि आरबीआई इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये ग्रुप में डाला हुआ है। इसका इट मीन्स दैट द लिस्ट ऑफ बैंक हु इज सेफर टू डिपॉजिट योर मनी, दैट इज द लिस्ट ऑफ बैंक। 2 बैंक उसमें प्राइवेट है, HDFC और ICICI, जिसमें पैसा जमा करना सुरक्षित है। Because if the banks get दिवालियापन, in that situations you will get only 1 lakh। अब now this 1 lakh has been enhanced to 5 lakh। अब आपका बैंक डूबा और आपके बैंक में 5 लाख से ज़्यादा पैसा है, तो बैंक सिर्फ 5 ही लाख देने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपने 50 लाख रखा है तो 45 लाख कब मिलेगा भगवान जाने। बहरहाल 5 लाख देने की जिम्मेदारी इसकी है एज पर लॉ। पहले 1 लाख था, ये पिछले साल चेंज हुआ।
तो क्या हो गया डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, द लिस्ट ऑफ बैंक वेयर द मनी शुड बी डिपॉजिटेड एंड दैट मनी इज सेफर देन द अदर बैंक्स। बस यही है इसका मतलब। आरबीआई ने कहा भैया ये बैंक है जो सुरक्षित लग रहे हैं आज की डेट में, यहाँ पैसा जमा करोगे तो डूबने का खतरा नहीं है, कम है। अगला क्वेश्चन इज वेरी टफ, द साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने क्वेश्चन हम उठाए हैं ये सब जो है करंट अफेयर से होता है, ध्यान देना मेरी बात पे। गूगल पे आता है जो वहाँ से उठाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस, ऑल दिस क्वेश्चन आर नॉट इन creation of myself, it is already been created in the society, in the world. This question whatever I am going to read is taken from the CJI of India, who is delivering the lecture in Cambridge. वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली।